हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास जो हिंदी है उससे चैप्टर 8 हम देखने वाले हैं आज। और इससे पहले चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक की वीडियोस हम अपनी पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। तो वो अगर अब तक आपने वो 1 से लेकर 7 तक के चैप्टर्स नहीं देखे तो आप मेरी पिछली वीडियोज़ में जाकर मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर 8 जिसका नाम है सत्रिया और बिहू नृत्य। भारत एक विशाल देश है। इसकी रंग बिरंगी, सुंदर, प्राचीन और जीवन से भरी संस्कृति पूरी दुनिया में अनोखी है। भारत के प्रत्येक स्थान का नृत्य, संगीत, कला, खान पान, भाषा, पहनावा, रहन सहन के तरीके सब कुछ इतना मोहक है कि पूरी दुनिया के लोग भारत की ओर खींचे चले आते हैं। इस पाठ में भी एक परिवार एक दूसरे देश से भारत में आया है। आइए पढ़ते हैं कि वे कौन है और भारत में कहाँ आए हैं और क्यों आए हैं। तो इसमें क्या है कि अपने भारत की जो अलग अलग जो विविधता है उसमें इतनी सुंदरता है कि सभी लोग इसकी ओर खींचे चले आ रहे हैं। तो इस पार्ट में बाहर से भारत में कोई आया है और वो कहाँ से आया है, कौन है और भारत में क्यों आया है, ये हम इस पार्ट में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। तो जो बाहर से आई है वो है एंजेला। एंजेला लंदन के जाने माने इलाके किंग्सलिंगटन में रहती थी। उसका स्कूल घर से दूर नहीं था। उसका कोई सगा भाई बहन भी नहीं था। उसे जेम्स और कीरा नाम के दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद था। वे सब आपस में मिलकर कई काल्पनिक खेल खेला करते थे। उन्हें ऐसी कहानियों का पात्र बनने में मज़ा आता था जिनमें दूर दराज की दुनिया का जिक्र हो। कैसा था, वो लोग खेल खेलते थे, कहीं दूर की किसी दूसरी दुनिया के बारे में कल्पना करते थे कि हम लोग यहाँ गए हैं, अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा, और आपस में यही उनका खेल था। एंजेला को हर उस कहानी से प्यार था जिसमें उसे ताजमहल, एफिल टावर या कोलोजियम की यात्रा पर जाना हो। उन्हें ऐसी कहानियाँ एंजेला को बहुत अच्छी लगती जिसमें ताजमहल की कोई बात चल रही हो, या एफिल टावर या कोलोजियम। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जल्दी ही यात्राओं की उसकी ये कहानियाँ सच हो साबित होने वाली हैं। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि जिन यात्राओं को वो सिर्फ कल्पना में देख रही है, वो सच में उसे वैसी ही यात्रा का अनुभव करने को भी मिलेगा। एंजेला की माँ एलेसेंड्रा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता थी। उन्हें लंदन की ब्रिटिश अकादमी से असम की नृत्य परंपरा पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वित्तीय मदद दी गई थी। क्या किया गया था कि लंदन की जो एकेडमी थी, असम की परंपरा पर उन्हें एक डॉक्यूमेंट्री बनाती थी, एक फिल्म बनानी थी। इसके लिए उन्हें वित्तीय मदद भी मिली थी। पेचीदा बात यह थी कि उनके पास क्या था कि इस काम को पूरा करने के लिए सिर्फ 1 महीने का वक्त था। उन्होंने एंजेला के स्कूल से उसकी वसंत की छुट्टियों को 1 हफ्ते और बढ़ाने की अनुमति ले ली, जिससे एंजेला और उसके पिता ब्रायन भी उनके साथ जा सकें। एंजेला बहुत जल्दबाजी में बनाई गई इस यात्रा की योजना से हैरान थी। एंजेला को भी लग रहा था कि एकदम से हम लोग कहाँ चल दिए, पर उसकी माँ समय से यह काम पूरा कर सके इसलिए वे सभी जल्दी ही तैयार हो गए। और अब कहाँ जा रहे हैं सब लोग? असम की डॉक्यूमेंट्री फिल्म, इसलिए असम जाएंगे। जब तक एंजेला कुछ समझ पाती तब तक वह लंदन से नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी की उड़ान पर थी। यात्रा के दौरान माँ ने एंजेला को असम की खूबसूरती के बारे में कुछ बातें बताईं। असम भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, जिससे अपने वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। इसके साथ असम में नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा है। एलेक्जेंड्रा की डॉक्यूमेंट्री के केंद्र में असम के जनजीवन में नृत्य के महत्व को तलाशना था। अलेक्जेंड्रा को क्या करना था कि एक डॉक्यूमेंट्री बनानी थी असम में जो नृत्य है, वहाँ का जो डांस है उसके ऊपर। तो वो अब असम में घूमकर वो नृत्य के महत्व को ही तलाश रही थी कि सारी बातें असम के नृत्य के बारे में पता चले, जिस हिसाब से वो फिल्म बना सके। वे जब यहाँ आ रहे थे तब अप्रैल का महीना चल रहा था। असम में यह नए साल का वक्त होता है। वसंत के आने की खुशी में वे सभी एक त्यौहार मनाते हैं जिसे बिहू कहते हैं। एंजेला उसी रात इसे देखने जाने वाली थी। वहाँ पे क्या था, उस समय बिहू का त्यौहार मनाया जा रहा था। गुवाहाटी के एक होटल में सामान्य होने के बाद वे उसी शाम पास के एक गांव मंगल में गए। क्या था, शाम होने के बाद भी पास के एक गांव मलंग में गए। मलंग नाम का एक गाँव था। गांव पहुंचने पर माँ ने एंजेला को बताया कि बिहू एक कृषि आधारित त्यौहार है। भारत में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा किसानों का है। और क्या है कि असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है।
सबसे पहले जब किसान बीज बोते हैं, फिर जब वे धान रोपते हैं और फिर तब जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है। एक बार बीज बोने पे, फिर धान रोपने पे, और एक बार जब अनाज तैयार हो जाएगा तब 3 बार जो है साल में 3 बार बिहू का त्यौहार मनाया जाता है। एंजेला कार से उतरी। वहाँ आसपास उत्सव जैसा माहौल देखकर वह हतप्रभ थी। वहाँ एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे मंच बनाया गया था। वह जगह लोगों से भरी हुई थी। एंजेला ने एक पेड़ के नीचे एक साथ इतने लोगों को पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि वो तो बहुत अकेली अकेली रहती थी, सिर्फ 2 ही उसके दोस्त थे। वहाँ खुले मैदान के नीचे लोगों के बीच बैठकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वे आश्चर्यजनक रूप से किसी टाइम मशीन में आकर बैठ गई। उसे लगा जैसे एकदम से उसका समय बदल गया है। बहुत हैरान थी, क्योंकि प्लान भी बहुत जल्दी जल्दी में बना भारत आने का। या क्या वह उस वक्त किसी सपनों की दुनिया में थी? वह मंत्रमुग्ध होकर वहाँ लड़के लड़कियों को वसंत ऋतु के आगमन पर नृत्य करते देख रही थी। एंजेला ने इस बात पर ध्यान दिया कि लड़कों ने वाद्य यंत्र ले रखे हैं और लड़कियों ने लाल और बादामी रंग की गहरी डिज़ाइन वाली खूबसूरत पोशाक पहन रखी है। वे सभी काफ़ी रंगीन और मस्त लग रहे थे। उनका हिलता डुलता शरीर, हाथ पैर की हलचल से समझ आ रहा था कि वे मौज मस्ती के नृत्य में खोए हुए हैं। उसकी इच्छा हुई कि वह भी अपने घर पर बसंत के आगमन पर ऐसे ही नृत्य करेगी। देखिए, लोगों ने वाद्य यंत्र ले रखे हैं सारे लड़कों ने, और लड़कियों ने क्या है, एक पोशाक पहन रखी है। तो उसे बहुत ही अच्छा लगा और उसने सोचा वो भी बसंत में ऐसे ही नृत्य किया करेगी। बिहू नृत्य और उसके उत्सव से अचंभित एंजेला उसके परिवार ने इसके साथ साथ लजीज पकवानों का पूरा आनंद लिया। जब वे वापस लौटे तब माँ ने एंजेला से पूछा कि उसे बिहू कैसा लगा। एंजेला के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। उसे अच्छा लगा कि इस उत्सव और नृत्य दोनों को बिहू कहा जाता है। उसने माँ से पूछा, क्या संगीत और नृत्य सिर्फ त्योहारों पर ही होते हैं? माँ ने बताया, पूरी दुनिया की संस्कृतियों में लोग नृत्य और संगीत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। खास तौर से भारत में बहुतायत ऐसा होता है। असम का बिहू नृत्य ग्रामीण जनजीवन के साथ साथ फसल लगाने से लेकर वसंत के आगमन तक से जुड़ा हुआ है। उसकी माँ ने क्या बताया कि ज़्यादातर लोग नृत्य तो कभी भी कर सकते हैं, पर लोग क्या है, अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए नृत्य करते हैं भारत में। तो जब फसल पक गई है या नई फसल बोई है तब वे क्या है, बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। तो उस समय वो ज़्यादातर नृत्य करते हैं अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए। एंजेला की माँ अगले कुछ दिन डॉक्यूमेंट्री के तथ्य जुटाने और साक्षात्कार लेने में व्यस्त रहीं। एंजेला ने काफ़ी सारी बातों पर दूर से ही गौर किया। उसने महसूस किया कि लंदन के जीवन से यहाँ का सब कुछ कितना अलग था। उसे अपनी माँ पर गर्व हुआ। वे एक वैज्ञानिक कहानीकार की तरह हैं जो अपनी फिल्मों के द्वारा बहुत सी चीज़ें एक साथ दिखाते हैं। अगले दिन वे उत्तरी असम की तरफ रवाना हुए, जहाँ सभी सत्रों अर्थात मठों की पीठ है। वे सभी एक सत्र के पास रहने के लिए जाने वाले थे। सत्रिया नृत्य का फिल्मांकन करने वाले थे। जब वे दक्षिणापथ सत्र पहुँचे तब वहाँ उनकी मुलाकात रीना सेन से हुई, जो असम की एक जानी मानी लेखिका हैं। क्या है वो? असम की एक जानी मानी लेखिका है रीना सेन। उस हफ्ते उन लोगों को रीना सेन के घर पर ही रुकना था। रीना आंटी की एक बिटिया थी, अनु। तो अब ये लोग क्या गए, एंजेला और उसकी फैमिली गई रीना आंटी के घर रुकने, और उन रीना आंटी की एक बेटी थी, अनु। अनु और एंजेला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा, और जब उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा तो क्या हुआ कि उन दोनों की ही उम्र 10 साल थी। उन दोनों की उम्र कितनी थी? 10 साल थी। दोनों ने अंग्रेजी में बातचीत शुरू की। अनु ने एंजेला को कुछ असमिया शब्द भी सिखाए। एंजेला को अनु के खिलौने बहुत अच्छे लगे, जो थोड़े अलग तरह के थे, क्योंकि जो असम के लोग हैं, जो अपने भारत के लोग हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मटेरियल मेटल वाले खिलौने या फिर बहुत प्लास्टिक वाले खिलौने इस टाइप के नहीं होते। हमारे यहाँ पे खिलौने कैसे होते हैं, मिट्टी के, लकड़ी के। तो ये कैसे खिलौने थे जो थोड़े अलग थे एंजेला के लिए। गुड़िया, लकड़ी के खिलौने, नारियल की जाट से बने घर, कितने अनोखे खिलौने। उसने लंदन में ऐसे खिलौने कभी नहीं देखे थे। अनु का पसंदीदा खिलौना लकड़ी का बना तीर कमान था, जिसे लेकर उसे राम बनना बहुत अच्छा लगता था। एंजेला उसकी विरोधी बनी थी, शक्तिशाली रावण। वे एक साथ खेल रहे थे। उस कूद फांद और लड़ाई का कोई अंत नहीं था। उन दोनों को क्या था, बहुत ही आनंद आ रहा था एक दूसरे के साथ। एंजेला और अनु ने देखा कि अलेक्जेंड्रा ने वैष्णव मठ के सभागार में नृत्य कर रहे युवा साधुओं का फिल्मांकन किया।
एंजेला आश्चर्य से सोच रही थी कि क्या सत्रिया नृत्य सिर्फ लड़कों और पुरुषों के लिए है। एंजेला और अनु सोच रही थी कि काश वे इन युवा साधुओं की तरह गा सकते, नृत्य कर सकते, छद्म युद्ध लड़ सकते। माँ ने एंजेला को बताया कि 20वीं शताब्दी के मध्य में कुछ साधु मठों से बाहर आकर पुरुषों और महिलाओं को सत्रिया नृत्य सिखाने लगे। शुरू में ऐसे साधुओं को मठों से निकाल दिया गया। क्या हुआ कि 20वीं शताब्दी में कुछ साधु बाहर निकले और सभी पुरुषों महिलाओं को उन्होंने नृत्य सिखा दिया सत्रिया। तो फिर मठ वालों ने क्या किया, जिन्होंने नृत्य सिखाया था उन्हें मठ से निकाल दिया। लेकिन आधुनिक दौर में महिलाएं सत्रिया कलाकारों के लिए मंच पर नृत्य करना आम बात हो गई है। उस रात क्या हुआ कि माँ महिला सत्रिया नृत्यांगनाओं का फिल्मांकन करने वाली थी। उन लोगों को लग रहा था कि ये तो सिर्फ पुरुष ही कर रहे हैं, लेकिन फिर माँ ने क्या हुआ कि महिलाओं का भी दिखाया कि महिलाएं पहले नहीं करती थी पर अब तो वो करती हैं। एंजेला बहुत उत्साहित थी। उसने रीना आंटी से आग्रह किया कि वे अनु को भी सत्रिया नृत्य में महिला नृत्य को देखने के लिए साथ लाने दें। आंटी ने स्वीकृति दे दी। उस रात अनु और एंजेला सत्रिया नृत्य देखने गए थे, जिसमें भगवान विष्णु के 2 द्वारपालों जय और विजय की कहानी थी। पर्दा उठा और एंजेला ने देखा कि सफ़ेद पगड़ीनुमा टोपी में 2 महिलाएं नृत्य और नाटक की शैली में कमाल का अभिनय कर रही हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, उन दोनों ने देखा कि किस तरह जय और विजय ने कई बड़े ऋषियों को भगवान विष्णु से मिलने नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त भगवान विष्णु सो रहे थे। वे ऋषि नाराज हो गए। उन्होंने जय विजय को असुर बनने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु की नींद जब टूटी तब उन्होंने अपने द्वारपालों को बचाने के लिए आना पड़ा। उन्होंने वचन दिया क्या कि जब वे जय और विजय को मारकर उन्हें श्राप से बचा लेंगे, बाद में जय और विजय दोबारा भगवान विष्णु के द्वारपाल बने। एंजेला को यह कहानी नाटकीय और दिलचस्प लगी। सत्रिया महिला नृत्यांगनाओं ने जिस प्रकार की शक्ति, बल और आकर्षण प्रदर्शित किया वह अद्भुत था। एंजेला को लगा कि उन महिला कलाकारों की प्रस्तुति सत्रिया नृत्य करने वाले पुरुष कलाकारों से भी बेहतर थी। इसके बाद के दिनों में अनु और एंजेला ने ख्वाबों में बस सत्रिया नृत्य ही घूम रहा था। उन दोनों ने स्वर्ग के द्वारपाल जय और विजय की तरह हथियार और तलवार चलाते हुए नृत्य किया। अलेक्जेंड्रा बच्चों की उत्सुकता को समझ गईं और वे उन्हें सत्रिया कलाकारों के होने वाले साक्षात्कार में साथ ले गईं। एंजेला और अनु बहुत खुश थी। उन नृत्यांगनाओं के नाम प्रिया और रीता थे, जिन्होंने वो पूरा जय और विजय का पूरा नाटक दिखाया था नृत्य के माध्यम से। वे लड़कियों को सत्रिया और बिहू की कुछ खूबसूरत मुद्राएं और बारीकियां सिखा रही थीं। एंजेला अत्यधिक प्रसन्न थी। वापस लौटने के बाद भी वह चलने, खाना खाने और यहाँ तक कि खेलने के दौरान भी नृत्य करती रही। वापस लंदन जाने के बाद वह उन सभी रिकॉर्डिंग्स को देखती रही जो उसकी माँ ने रिकॉर्ड की थी। पूरे उत्साह के साथ वह असम की समृद्ध नृत्य परंपरा को याद करती रही। रंग बिरंगा सत्रिया और आनंदित करने वाला बिहू। माँ उसकी गहरी रुचि को समझ गई। उन्होंने पापा के साथ मिलकर एंजेला के लिए एक असमी नृत्य पर एक शानदार योजना तैयार की। एंजेला ने लंदन में अपनी कक्षा में स्वयं किए गए नृत्य की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ उसका प्रदर्शन किया। उसके क्या है, माता पिता ने उसे एक बहुत अच्छे से असमिया नृत्य की एक तैयार करवा दिया और फिर उसने उसको अपने ही नृत्य को रिकॉर्ड करके अपनी कक्षा में दिखाया लंदन में जाकर। उसके सहपाठियों और शिक्षकों को यह बहुत पसंद आया। एंजेला इस बात से बहुत रोमांचित थी कि वह असम के खूबसूरत नृत्यों की झलक उन सभी को दिखा पाई। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। माँ को भी हर बार ऐसे ही अच्छा लगता होगा जब वे कोई फिल्म बनाती होंगी। अब एंजेला के पास अपने लिए असम के नृत्यों, बिहू और सत्रिया के साथ अपना खुद का जो मनोरंजन था वो भी था। तो ये इतने सुंदर से चैप्टर की जो लेखिका हैं वो हैं जया मेहता। आइए लेखिका के बारे में हम कुछ जान लेते हैं, जया मेहता जी के बारे में। जया मेहता एक नृत्यांगना है, लेखिका है, शिक्षिका हैं और आप जैसे बच्चों की प्रिय मित्र भी हैं। इसलिए तो वे इतनी सरलता से आपके लिए भारतीय नृत्यों की सुंदरता और बारीकियों को शब्दों में पिरो लेती हैं। उनका जन्म 1977 में हुआ। यह पाठ उनकी भारतीय नृत्यों से जुड़ी एक पुस्तक नृत्य कथा से लिया गया है, जिसका हिंदी अनुवाद शिवेंद्र कुमार सिंह ने और चित्रांकन जो है सुरवा नतालिया ने किया। जया मेहता स्वयं भी ओडिशा नृत्य में पारंगत हैं और कई वर्षों से देश विदेश में नृत्य प्रस्तुतियाँ दे रही हैं। ओडिसी नृत्य जो है वो इनको बहुत अच्छे से आता है। आइए अब हम पाठ में थोड़ा और निकटता से समझ लेते हैं। आगे दी गई गतिविधियाँ इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। चलिए, इसमें क्या है, सटीक उत्तर पर निशान लगाना है स्टार का। माँ अलेक्जेंड्रा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? वे असम के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानती थी।
उन्हें असम बिहू और सत्रीय नृत्य से बहुत प्रेम था। उन्हें एंजेला को कुछ असमिया शब्द भी सिखाए। वे अपने कार्य में सहायता के लिए बेटी को लाई थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने असम के जीवन के बारे में वे बहुत कुछ जानती थी। ठीक है। अनु और एंजेला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा। क्यों? अनु और एंजेला ने क्यों देखा एक दूसरे की तरफ? क्योंकि दोनों की आयु 10 वर्ष एक समान थी। चलिए आगे देखते हैं। इन प्रश्नों के आपने यही उत्तर क्यों चुने, इन पर आप क्लास में चर्चा भी कर सकते हैं। आगे आपको क्या करना है कि कुछ स्तंभ दिए गए, इनको मिलान करना है इनका। चलिए देख लेते हैं इनका भी मिलान करके। सत्र क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं हम। एक सेकेंड, इसको यहाँ कर लेते हैं। तो देखिए सत्र क्या होता है, कैलेंडर के अनुसार 1901 से और 2000 तक का जो पूरा समय होता है वो पूरा एक सत्र हो जाता है। बिहू क्या है? बिहू, तो बिहू क्या है? असम में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है जो असम में नए साल की शुरुआत और वसंत के आगमन का प्रतीक है। लंदन, लंदन क्या है बताइए? पहले आप ये देख लीजिए जो आपको इजीली आ रहे हैं उनको, आपको अगर जैसे मैचिंग होती है ना तो आप सबसे पहले उनको आप टिक कर लिया करिए जो बहुत इजी आपके लिए रहते हैं। ओके, तो चलिए एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं फिर से। तो बोहाग बिहू क्या है? बिहू जो है वो असम में मनाए जाने वाला एक त्यौहार है। और लंदन क्या है? लंदन है यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड की राजधानी। गुवाहाटी भारत के असम राज्य का एक प्राचीन और सबसे बड़ा नगर है। 20वीं शताब्दी को कहते हैं ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी 1901 से 31 दिसंबर 2000 तक का समय। और ब्रिटिश अकेडमी क्या है? यूनाइटेड किंगडम देश की एक सरकारी संस्था है। और सत्र आपको बताया था जहाँ सत्रिया नृत्य का था। ये असम के मठ हैं, इनकी संख्या 500 से भी ज़्यादा है। ये पूजा पाठ और धार्मिक गतिविधियों के स्थान है। सत्रिया नृत्य की उत्पत्ति इन्हीं सत्रों से हुई है। ठीक है, तो ये सारी आपकी होगी मैचिंग। चलिए आगे देखते हैं। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपनी कक्षा में साझा कीजिए और लिखिए। असम भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में है जिसे अपने वन्य जीवन रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। इसके साथ असम में नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा है। तो आपको क्या करना है कि जो पंक्तियां हैं इन्हें पढ़कर इन पर विचार बताने, इनका अर्थ बताना है। तो असम जो है भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में से एक है। यहाँ की वन्य जीवन बहुत अच्छा है। असम की नृत्य शैली के बारे में आप जान ही रहे हैं। यहाँ पे सत्रिया और बिहू नाम के 2 तरह के नृत्य भी होते हैं जो वहाँ के बहुत ही फेमस हैं। यहाँ बड़े बड़े चाय के बागान हैं। ठीक है, पूरी दुनिया की संस्कृतियों में लोग नृत्य और संगीत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में लोग जब बहुत प्रसन्न होते हैं या जब बहुत कोई और भाव उनके अंदर उत्पन्न हो रहा होता है तो वो क्या करते हैं कि अपने मन के भावों को व्यक्त करने का, अपनी खुशी को जाहिर करने का उनके पास एक तरीका है जो है नृत्य। तो नृत्य के माध्यम से वो ये बताते हैं कि वो कितने ज़्यादा प्रसन्न हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोच विचार के लिए निबंध को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। एंजेला के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। उसके मन में कौन कौन से विचार चल रहे होंगे? एंजेला के मन में क्या विचार चल रहे थे कि क्या सिर्फ पुरुष ही ये क्षत्रिय नृत्य कर सकते हैं, है ना। उसके मन में एक ये विचार चल रहा था। उसके मन में ये भी विचार शुरू में चला था कि हम अचानक से एकदम से कैसे जा रहे हैं भारत और क्यों जा रहे हैं। तो उसके मन में कई सारे विचार चल रहे थे। बिहू एक कृषि आधारित त्यौहार है। कैसे? तो बिहू एक कृषि आधारित त्यौहार है क्योंकि बिहू को किसान साल में 3 बार कृषि के संबंधित समय पर ही मनाते हैं। एक तो जब वो बीज बोते हैं तब मनाते हैं, फिर एक बार जब वो क्या करते हैं धान रोपते हैं तब मनाते हैं, और फिर जब अनाज उनका तैयार हो जाता है तो उसको काटने पर मनाते हैं। तो सारे ही जो समय है वो कृषि से जुड़े हुए हैं, इसलिए कृषि पर आधारित त्यौहार है। अगला प्रश्न है, ऐसा लगता है कि भारत से जाने के बाद भी एंजेला के मन में असम ही छाया हुआ था। पाठ से इस कथन के समर्थन के लिए कुछ उदाहरण खोजकर लिखिए। तो बिल्कुल, जब वे भारत से गई तो वे भारत के जो बिहू और सत्रिय नृत्य हैं उनको याद कर रही थी। उसकी जो सहेली यहाँ पर अनु बन गई थी उसको वो बहुत ज़्यादा याद कर रही थी, और साथ ही साथ भारत में जो उसकी सहेली के जो खिलौने थे उनको वो याद करी। तो उसके मन में भारत की जो पूरी रीति रिवाज, नृत्य शैली, ये सारी चीज़ें थी वो मन में बहुत टाइम चलती रही, जिससे वो खाना खाते टाइम, घूमते फिरते भी नृत्य ही कर रही थी। इससे ये पता चलता है कि उसके भारत से जाने के बाद भी असम ही छाया हुआ था मन में। अगला प्रश्न है, समय के बदलने के साथ साथ सत्रिय नृत्य की परंपरा में क्या बदलाव आया?
तो सत्रिया नृत्य की परंपरा में क्या बदलाव आया कि पहले सिर्फ पुरुष ही इस नृत्य को कर सकते थे और आधुनिक समय में अब महिलाएं भी सत्रिया नृत्य को करती हैं। तो ये है जो नया बदलाव आ गया है। आगे देख लेते हैं निबंध की रचना। इसमें है गुवाहाटी एक होटल में सामान होने के बाद सामान होने के बाद भी उसी शाम पास के एक गांव मलंग में गए। गांव पहुंचने पर माँ ने एंजेला को बताया कि बिहू एक कृषि आधारित त्यौहार है। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। इन वाक्यों में बिहू और असम का ऐसा रोचक और सरस वर्णन किया गया है कि लगता है मानो हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं। इस निबंध में वस्तु, घटना, प्रदेश आदि का वर्णन किया गया है। इसमें जो कुछ भी स्वयं देखा गया है उसका वर्णन किया गया है। इस प्रकार के निबंधों में घटनाओं का एक क्रम होता है, उसमें आम जीवन की बातें होती हैं। इनकी भाषा सरल होती है। उदाहरण के लिए होलिका, दिवाली आदि के बारे में बताना हम क्या निबंध के माध्यम से बताते हैं, तो सरल भाषा में लिखे जाते हैं निबंध। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और इसकी बनावट पर ध्यान दीजिए। इस पाठ की विशेषताएं पहचानिए और अपनी कक्षा में साझा कीजिए और लिखिए। जैसे इस पाठ में लंदन से यात्रा शुरू करने से लेकर वापस लंदन पहुंचने तक के अनुभवों का वर्णन किया गया। तो एक बार फिर से पढ़ के और अपने आप इसको साझा करिए आपस में। चलिए आगे देख लेते हैं। अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए। बिहू नृत्य और इसके उत्सव से अचंभित एंजेला और उसके परिवार ने इसके साथ साथ लजीज पकवानों का पूरा आनंद लिया। एंजेला और उसका परिवार बिहू नृत्य और उसके उत्सव को देखकर अचंभित क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने आज से पहले कभी भी इतने सारे लोगों को एक साथ नहीं देखा था और ना ही इतने सारे लोगों को एक साथ नृत्य करते देखा था। तो इतने पुरुष और महिलाओं को एक साथ वो देखकर बहुत ज़्यादा अचंभित हो गए। जब तक एंजेला को समझ पाती तब तक वह लंदन से नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी की उड़ान पर थी। एंजेला और उसकी माँ अलेक्जेंड्रा ने भारत की यात्रा से पहले कौन कौन सी तैयारियां की होंगी? तो उन्होंने क्या किया था भारत आने से पहले? उसकी माँ ने भारत आने से पहले असम के बारे में थोड़ी जानकारी की होगी, है ना, पूरा रास्ता पता किया होगा और साथ ही साथ उसने एंजेला के स्कूल से भी छुट्टियाँ ले ली थी और ज़्यादा वसंत ऋतु की जो छुट्टियाँ थी वो और बढ़वा ली थी। तो यही सारे उन्होंने काम किए। अगला प्रश्न है हमारा, वहाँ पर एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे मंच बनाया गया था। बिहू नृत्य के लिए बरगद के पेड़ के नीचे मंच क्यों बनाया गया होगा? क्योंकि बरगद का पेड़ के नीचे बहुत ज़्यादा स्पेस रहता है जहाँ पर बहुत सारे लोग आराम से खड़े होकर नृत्य कर सकते हैं, जिससे उन्हें कोई भी धूप की या किसी और तरीके की कोई समस्या नहीं होगी। बहुत छाँव में खड़े होकर बरगद के पेड़ के नीचे वो नृत्य कर सकते हैं। अगला प्रश्न है शब्दों की बात। नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियाँ दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश, अपने शिक्षकों और मित्रों की सहायता भी ले सकते हैं। असम से जुड़े शब्द। इस पाठ में अनेक शब्द ऐसे हैं जो असम से विशेष रूप से जुड़े हुए हैं। अपने समूह में मिलकर उन शब्दों की पहचान कीजिए। इसके बाद उन्हें नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए। असम के नृत्य हैं, त्यौहार हैं, भाषा है ना। चलिए, तो असम से जुड़े हुए आपने क्या क्या देखा था? बिहू देखा एक तो, है ना, बिहू, सत्रिया और असमिया वहाँ की भाषा थी। असमिया के शब्द सिखाए थे ना अनु ने। और असम में क्या देखा? असम में गुवाहाटी बहुत अच्छी जगह देखी, गुवाहाटी। इसी तरीके से आप असम के बारे में कोई और 2 बातें भी पाठ को पढ़कर यहाँ पर लिख सकते हैं। असम के पकवान थे लजीज, वो उन्होंने वहाँ पर खाए। तो ये सारी चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 बिहू। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। रोंगाली या बोहाग वैशाख सामान्यतः अप्रैल में मनाते हैं। फिर भोगाली या माघ या सामान्यतः जनवरी में, पहले अप्रैल में फिर जनवरी में और फिर अक्टूबर में मनाया जाता है। इसको कोंगाली या काटी बोलते हैं अक्टूबर वाले को। तो एक एक चीज़ बनाते हैं, अप्रैल फिर जनवरी और अक्टूबर, इन 3 टाइम में मनाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। एंजेला और उसकी माँ एलेक्जेंड्रा कौन से बिहू के अवसर पर भारत आए थे? तो वो कब आए थे? वो आए थे अप्रैल के महीने में भारत। तो कौन सा अवसर था वो बिहू का? वो था रोंगाली या बोहाग, वैशाख का महीना था। इस समय वो भारत आए थे अप्रैल के महीने में। तीनों बिहू के लिए लिखिए कि उस समय किसान खेतों में क्या कर रहे होते हैं। तो जनवरी में किसान क्या कर रहे होते हैं ना, तो अप्रैल में किसान क्या कर रहे होते हैं?
अप्रैल में बीज रोप बोते हैं, फिर दूसरा मनाया जाता था जब धान रोपते हैं तो जनवरी हो गई। फिर तीसरा कब मनाते थे, अक्टूबर में अपनी फसल काटते हैं तो तब मनाते थे। तो ये तीनों तरीके के त्यौहार हैं। अपने समूह में चर्चा कीजिए। रीना आंटी की एक बिटिया थी अनु। बिटिया का अर्थ है बेटी। बेटी को प्यार से बुलाने के लिए और स्नेह जताने के लिए बिटिया शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। बिटिया जैसे ही एक अन्य शब्द बिट्टो भी है। आपके घर में आपको प्यार से किन किन नामों से पुकारा जाता है, तो आप ये बता सकते हैं कि आपके घर में आपको किस नाम से पुकारा जाता है। जैसे कि हो सकता है किसी लड़की को बिट्टी, किसी को गुड़िया, है ना, इन सब नामों से भी बुलाया जाता है। अगला है आपके नाम का क्या अर्थ है। आपका नाम किसने रखा, पता करके बताइए। तो आप सब लोग अपने नाम का अर्थ भी बता सकते हैं। जैसे अगर किसी का नाम गुड़िया है तो क्या हो जाएगा, गुड़िया एक बहुत ही स्नेह वाली और बहुत ही प्यारी सी चीज़ होती है, और उस गुड़िया शब्द लेने पर हमें बहुत ही अच्छा महसूस होता है। और आपका ये नाम किसने रखा, तो जैसे अगर मैं अपना बताऊं तो मेरा नाम मेरे पिता ने रखा था, और आपका किसने रखा है वो आप भी बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, वे एक साथ खेल रहे थे। आप कौन कौन से खेल अपने मित्रों के साथ मिलकर खेलते हैं, तो आप जो भी खेल खेलते हो वो यहाँ पर आप बता सकते हैं। गिल्ली डंडा, क्रिकेट, छुपम छुपाई, जो भी आप खेलते हैं। अगला प्रश्न है, असम में नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा है। आपने इस पाठ में बिहू और सत्रिया नृत्यों के बारे में तो पढ़ा है। आपके प्रांत में कौन से नृत्य प्रसिद्ध हैं, आपको कौन सा नृत्य करना पसंद है, तो आपके प्रांत में जो भी नृत्य प्रसिद्ध हो वो आप बता सकते हैं। जैसे कि पंजाब में क्या प्रसिद्ध होता है, पंजाब का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो आप लोग बता। जैसे कि पंजाब में भांगड़ा है, गिद्दा है, इस तरीके के नृत्य होते हैं ना, तो ये आप लोग बता सकते हैं। और राजस्थान में घूमर होता है तो वो आप बता सकते हैं। और आपके क्षेत्र में कोई अलग नृत्य होता हो तो आप उसको भी बता सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। पूर्वोत्तर की यात्रा। असम भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। असम के अतिरिक्त पूर्वोत्तर भारत में 7 अन्य राज्य भी हैं। आपको अवसर मिले तो इनमें से किसी राज्य की यात्रा कीजिए। 8 राज्यों के नाम हैं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर और असम। तो आप इनकी यात्रा कर सकते हैं। टाइम मशीन। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वे आश्चर्यजनक रूप से किसी टाइम मशीन में आकर बैठ गई हो। एंजेला को क्या लग रहा था, जैसे किसी टाइम मशीन में बैठी है, कि अभी थोड़ी देर पहले तो लंदन में थी और एकदम से प्लान बना और वो भारत आ गई। ऐसा ही तो टाइम मशीन में भी होता है कि तुरंत हमारी जगह बदल जाती है और हम कहीं और पहुंच जाते हैं। क्या आपने पहले कभी टाइम मशीन का नाम सुना है? टाइम मशीन एक ऐसी काल्पनिक मशीन है जिसमें बैठकर बीते हुए या आने वाले समय की दुनिया में पहुंचा जा सकता है। टाइम मशीन को अभी तक बनाया नहीं जा सका है, लेकिन अनेक लेखकों ने टाइम मशीन के बारे में कहानियाँ लिखी हैं। अनेक फिल्मकारों ने इसके बारे में फिल्में बनाई हैं। टाइम मशीन बनी तो नहीं है पर इस पर फिल्में बन गई हैं और बहुत सारी कहानियाँ लिखी जा चुकी हैं। यदि आपको टाइम मशीन मिल जाए तो आप उसमें बैठकर कौन से समय में और कौन से स्थान पर जाना चाहेंगे और क्यों? तो अगर मुझे टाइम मशीन मिल जाए तो मैं क्या करूँगी, तो मैं अपने भविष्य में जाना चाहूँगी और भविष्य के साथ ही मैं कुछ तीर्थ स्थलों पर जाना चाहूँगी। आप कौन से स्थानों पर जाना चाहेंगे वो आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, आपको यदि कोई ऐसी वस्तु बनाने का अवसर मिले जो अभी तक नहीं बनाई गई है तो आप क्या बनाएंगे और क्यों बनाएंगे? तो जैसे कि मैं अगर अपना बताऊं तो आप लोग भी अपना जो भी बनाना चाहें वो बना सकते हैं और बता सकते हैं अपना उत्तर। तो अगर मुझे अवसर मिले तो कोई ऐसी चीज़ बनाने का जो अब तक ना बनाई गई हो तो मैं बनाना चाहूँगी एक जादुई पेंसिल। उस पेंसिल से मैं जो भी ड्रॉ करूँ वो तुरंत से आ जाए वही चीज़। ऐसी पेंसिल मैं बनाना चाहूँगी क्योंकि मुझे जो भी चाहिए होगा मैं उस पेंसिल पर ड्रॉ करूँगी और कभी भी अपने लिए कोई भी चीज़ मंगा लूँगी। तो आपको अगर ऐसा कुछ बनाने का अवसर मिले जो आप चाहते हैं तो आप क्या अच्छा लेना चाहेंगे, क्या बनाना चाहेंगे? अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या आपने कभी किसी संग्रहालय की यात्रा की है? संग्रहालय ऐसा स्थान होता है जहां विभिन्न कालों की प्राचीन वस्तुएं देखने को मिलती हैं। कभी कभी संग्रहालय की यात्रा भी टाइम मशीन की यात्रा जैसी लगती है। टाइम मशीन में आप एकदम से पुराने समय में या आने वाले समय में पहुंच सकते हैं ना, वैसे ही संग्रहालय में भी लगता है। जब आप किसी संग्रहालय में जाएंगे तो बहुत पुराना जो बीता हुआ समय है आपको उस समय की कुछ वस्तुएं देखने को मिलेंगी। तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप किसी टाइम मशीन में बैठकर बहुत पुराने समय में लौट गए, पीछे चले गए हैं। अवसर मिले तो आप भी किसी संग्रहालय की यात्रा अवश्य कीजिए और उसके बारे में कक्षा में बताइए। खिलौने विभिन्न प्रकार के। एंजेला को अनु के खिलौने बहुत अच्छे लगे।
जो थोड़े अलग तरह के थे। अनु के खिलौने कैसे थे, लंदन में एंजेला के खिलौने कैसे रहे होंगे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अनु के खिलौने लकड़ी के थे, मिट्टी के थे और नारियल की जो ऊपर की जटा होती है उससे बने हुए थे। और लंदन में एंजेला के खिलौने कैसे रहे होंगे, तो लंदन में एंजेला किसी गांव से जुड़ी हुई नहीं थी, तो उसके खिलौने तो प्लास्टिक के या किसी मेटल के बने हुए होते होंगे। अगला प्रश्न है, आप घर पर कौन कौन से खिलौने से खेलते रहे हैं, उनके नाम बताइए। तो आप घर पर अपने जिन भी खिलौनों से खेलते हो आप अपने खिलौनों के नाम बता दीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रत्येक प्रांत में हाथ से बच्चों के अनोखे खिलौने बनाए जाते हैं। आपके यहाँ बच्चों के लिए हाथ से बने कौन कौन से खिलौने मिलते हैं। तो आप बता सकते हैं, आपके लिए बच्चों के लिए हाथ से बने हुए मिट्टी के बर्तन मिलते होंगे या गुड़िया गुड्डे मिलते होंगे हाथ से बने हुए। बहुत सारे जानवर, हाथी, घोड़े भी हाथ से बनाकर बेचे जाते हैं, तो आप भी बता सकते हैं ऐसा। अगला प्रश्न है, भारत के बच्चे स्वयं भी अपने लिए अनोखे खिलौने बना लेते हैं। आप भी तो कागज़, मिट्टी आदि से कोई ना कोई खिलौना बनाना जानते होंगे। आपने अपने हाथों से बनाए किसी खिलौने को कक्षा में लाकर दिखाइए और उसे बनाने का तरीका सबको सिखाइए। तो आप भी कोई खिलौना अगर बनाना जानते हैं तो वो बनाकर और अपने कक्षा में लाकर सबको बताइए कि आपने कैसे बनाया है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे कागज़ से नाव बनाना आता है और मिट्टी से क्या है, मिट्टी से कई सारे बर्तन बनाने आते हैं। तो आपको क्या बनाना आता है वो आप भी बता सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे एक पत्र है। मान लीजिए आप एंजेला हैं, आप लंदन लौट चुकी हैं और आपको भारत की बहुत याद आ रही है। आप अपनी सखी को पत्र लिखकर बताइए कि आपको कैसा अनुभव हो रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, प्रिय मित्र अनु। यहाँ पर आप लिख देंगे, इस जगह आप लिखेंगे प्रिय मित्र और फिर लिखेंगे अनु। इसमें फिर आप लिखेंगे यहाँ पर अनु, प्रिय मित्र को मेरा बहुत सारा स्नेह व प्यार। मैं लंदन वापस आ चुकी हूँ, लेकिन फिर आप उसको क्या लिखेंगे कि मैं लंदन वापस आ चुकी हूँ प्रिय मित्र, लेकिन मुझे फिर भी तुम्हारी और तुम्हारे शहर की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मैं वो तुम्हारे साथ बिताए हुए पलों को कभी नहीं भूल सकती और अवसर मिले तो तुम भी मेरे लंदन ज़रूर आना और मैं भी कोशिश करूँगी कि हम दोबारा से एक बार फिर मिल सकें। तुम्हारी प्रिय मित्र एंजेला। आप भी इसी तरीके से अपने मित्र को पत्र लिख सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं।